लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारी छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री प्रथम वर्ष के साहित्य शास्त्र के प्रथम पत्र प्रथम साहित्य शास्त्र के प्रथम पत्र में प्रयुक्त चतुर्थ अध्याय में गुणीभूत व्यंग्य का विवेचन करने जा रहे हैं। गुणीभूत व्यंग्यस्य सुदाहरणं विवेचनं कुरुतः गुणीभूत व्यंग्यस्य लक्षणं विलिख्य कमपि एकं प्रकारं सुदाहरणं विवेचयत्। और भी प्रश्न बनता है कि गुणीभूत व्यंग्यस्य लक्षणं विलिख्य केषांचित् चतुर्णां तदभिधानाम् उदाहरणानि विवेचनीयानि। और एक प्रश्न बनता है कि गुणीभूत व्यंग्यम सवेधम लक्षयत्। परीक्षक किसी भी प्रकार से प्रश्न बनाता है, हमें उसका उत्तर इस प्रश्न से ही देना है। काव्यम द्विविधम ध्वनि गुणीभूत व्यंग्यम च। गुणीभूत व्यंग्यम अन्यतमं तस्य लक्षणं यथा अपरं तु गुणीभूत व्यंग्यम वाच्यादनुतमे व्यंग्ये। अर्थात यत्र व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ अपेक्षया अधिक चमत्कार जनक न स्यात् तत्र गुणीभूत व्यंग्यम भवति। गुणीभूत व्यंग्यस्य अष्टो भेदा भवन्ति। 8 भेद होते हैं। तद्यथा तत्र स्यादितरांगं काक्वाक्षेप्तं चैवाच्यसेद्यंगम संदिग्ध प्राधान्यं तुल्यं प्राधान्यमस्फुटं गूढं व्यंग्यं सुंदरम् एवं भेदास्तस्योदिताष्टो। तो गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद होते हैं। हम 8 भेदों का एक एक का करके विवेचन करते हैं। इतरांग इसका दूसरा नाम है अपरांग गुणीभूत व्यंग्यम वा इतरांग गुणीभूत व्यंग्यम। यत्र व्यंग्यार्थ अन्य रसस्य अंगम भवति तत्र अपरांग गुणीभूत व्यंग्यम भवति। जहां पर व्यंग्यार्थ अन्य रस का अंग होता है वहां पर अपरांग गुणीभूत व्यंग्य होता है। उदाहरण है इसका, यथा अयं सरसनोत्कर्षे पीनस्थन विमर्दन नाभ्योरुजगने स्परसि निविस्रसन कर। अत्र श्रृंगार रस है, वो करुण रस का अंग हो गया है। यहाँ पे कि यहाँ महाभारत के युद्ध में भूरिश्रवा के कटे हुए हाथ को देख करके उसकी पत्नी कहती है, उसकी ये उक्ति है, तो उसमें श्रृंगार झलकता है कि अयम से रसनोत्कर्षी रसना तागड़ी और पीनस्तन उसके स्तनों का वर्धन, जंघाओं का स्पर्श, नाड़े का स्पर्श इत्यादि का वर्णन करने से श्रृंगार रस होता है। लेकिन यहाँ करुण रस ने उसका स्थान ले लिया है, श्रृंगार का करुण रस हो गया है, इसलिए यहाँ पर अपरांग गुणीभूत व्यंग्य हुआ है। दूसरा है काक्वाक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्यम। भिन्न कंठ ध्वनि धीरै काकुरेत्यभिधीयते। कंठ की जो ध्वनि है वो धीरई काकू 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 व्यक्ति जो जिसे बोलते हैं कि नमक मिर्च लगा करके काकू ध्वनि थोड़ा बड़ा चढ़ा करके वर्णन करें, जोश में वर्णन करें, तो वो काकाक्षिप्त होता है। महत्नामि कोर्वसतां समरेण कोपात्
दुःशासनस्य रुधिरां न पिबाम्युरस्थ सञ्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु सन्धिं करोतु भवतां नृपतिपणेन। अत्र इस श्लोक में मथनामि एवः, मसल दूंगा, मंथन कर दूंगा, इत्यादि व्यंग्यस्य वाचस्य निषेधस्य स्वभावेन एव स्थितम। यह है जो काक्वाक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य है, इसमें जो वेणी संहार नाटक है उसमें भीमसेन की युक्ति है। भीमसेन कहता है कि मथनामि कौरव शतम, मैं जो कौरव हैं 100 कौरव उनको युद्ध में मसल दूंगा, मंथन कर दूंगा उनका। दुस्साहसन से रुधिरम न पिबामि उस्तः, दुस्साहसन के जंघाओं का रस खून पी जाऊंगा और उसकी जंघाओं को मसल दूंगा। चाहे युधिष्ठिर और जो है दुर्योधन संधि करें, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो ऐसा कार्य करूंगा ही। तो मथनामि एव इत्यादि व्यंग्यस्य वाच्यस्य निषेधस्य स्वभावेन स्थितम। तीसरा जो इसका है वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्यम, यत्र व्यंग्यार्थ वाच्यार्थस्ते सिद्धो सहायको वा भवति। जहां पर व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का सिद्ध सहायक होता है वहां वाच्य सिद्धिंग व्यंग्य होता है। उदाहरण है जैसे दीपयन् रोदसीरंद्र मे सज्वलति सर्वतः प्रतापस्त्वराजेन्द्र वरीवंशदवानल। अत्रान्वयस्य वेणुत्वरोपण रूपो व्यंग्यः प्रतापस्य दावानलत्व आरोप सिद्ध्यंगम। यहां वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्य में क्या होता है कि कवि राजा की प्रशंसा कर रहा है और प्रशंसा राजा का जो वंश है और एक बांस वो जल रहा है, वंश और बांस तो दावानल अग्नि से वो जल रहा है, इसलिए यहां पर हो गया है वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्यम। संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्यम, संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्य है यत्र व्यंग्ये संदेह वर्तते, जहां व्यंग्य में संदेह होता है, तत्र संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्यम भवति। उदाहरणम यथा, उदाहरण है इसका हरस्तु किंचित् परिवृत्तधैर्य चंद्रोदयाराम्ब इवाम्बुरासि उमा मुखे बिंब फलाधरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि। इत्यादो विलोचन व्यापार चुंबन अभिलाषयो प्राधान्य संदेह। यहां ये संदिग्ध प्राधान्य जो व्यंग्य है इसमें वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के प्राधान्य में संदेह होने से और ये संदिग्ध प्राधान्य हो गया। भगवान शंकर विलोचन व्यापार और चुंबन अभिलाषयो इस प्राधान्य में संदेह है। तो इस प्रकार से चार ये पॉइंट इसके हुए। पांचवा जो है बिंदु है तुल्य प्राधान्य व्यंग्यम, यत्र व्यंग्यार्थ वाच्यार्थयो सौंदर्य समान रूपे प्रतीयते। जहां पर व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का सौंदर्य समान रूप से प्रतीति होती है तो तत्र तुल्य प्राधान्य व्यंग्यम भवति। उदाहरणम यथा, उदाहरण है ब्राह्मणातिक्रम त्यागो भवतामेव भूतय जाम्दगान्यश्च भूमित्रम् अन्यथा दुर्मनायते। अत्र परशुरामो क्षयः कुलक्षयं करिष्यतीति व्यंग्यस्य वाचस्य च समम प्राधान्यम। अर्थात महावीर चरित्र नाटक में रावण के प्रति परशुराम का जो संदेश है उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद में अगला आता है अस्फुट व्यंग्यम, यत्र व्यंग्यम अस्पष्टम भवति। जहां पर व्यंग्य अस्पष्ट होता है तत्र
अस्फुटव्यङ्ग्यं भवति। उदाहरणं यथा सन्दोः सर्वस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रह अल्लावदीन नृपतो न संधिर्न च विग्रह। अत्र अल्लावदीन आख्ये नृपतो, अलाउद्दीन खिलजी राजा दान सामादिम अंतरेण नान्यः प्रसमोपायः इति व्यंग्यम व्युत्पन्नम नामपि झटित स्फुटम। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी नाम के राजा में दाम और साम के बिना उपाय शांति के लिए नहीं है, इसलिए अस्फुट व्यंग्यम। अब अगला है अगूढ़ व्यंग्यम। यत्र व्यंग्यार्थ गूढ़ो न भवति, जहां व्यंग्यार्थ गूढ़ नहीं होता है, तत्र अस्फुट व्यंग्यम भवति। अनेन लोक गुरुणा सतां धर्मोपदेशिना अहं व्रतवती स्वैर मुक्तेन किमत परम। अगूढ़ व्यंग्य क्या कहता है? अत्र प्रतीयमानोपि शक्य मुने त्रियग योषिति बलात्कारोपभोग स्फुटतया वच्यायमानम इत्य अगूढ़म। अर्थात शाक्य मुनि से बलात्कार पूर्वक उपभोग किसी नीच जाति की स्त्री की युक्ति है कि मुनि ने मेरे साथ बलात्कार किया। आगे क्या बताऊं, बस इतना ही बता पाती है, तो ये अगूढ़ व्यंग्य है। असुंदर व्यंग्यम। यत्र व्यंग्यम असुंदरम भवति तत्र असुंदर व्यंग्यम भवति। उदाहरण इसका वानीर कुंजोड़ीन शकुनी कोलाहलं शृण्वन्त्या गृह कर्म व्यापृताया वद्वासीदन्तंघानी। अत्र यहां पर वानीर कुंज उपनायक कृतम संकीताया परम गृह कार्ये व्यग्रताया गंतुम अशक्तायाः अवस्थाया वर्णनम वर्तते। क्या है कि वानीर कुंजोडिन, कुंज जहां बांस के बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, कुंज है। जो उपनायक हो नायिका से मिलना चाहता है, लेकिन नायिका अपने घर के कार्य में व्यग्र है और आने में बड़ी असमर्थ है। तो इस प्रकार से अशक्ताया अवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। एवं प्रकारेण विश्वनाथेन गुणीभूत व्यंग्यस्य काव्यस्य विवेचनम कृतम। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने गुणीभूत व्यंग्य का विवेचन किया। इस प्रकार से ये चौथा परिच्छेद पूर्ण हुआ। अब आगे का विवेचन अगले वीडियो में करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।